मित्रों, आप सभी को भाग दो में स्वागत है। आज हम जानेंगे पंडित अपने आप को फांसी से बचा पाएगा। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का कहानी। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब पंडित दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाएगा नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित का रहने की व्यवस्था महल में कर दी और राजा आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं करता था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन पंडित डर के जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अतः राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, पंडित दूसरे राज्य के राजमहल पर पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता हूं कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा और यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजब लगी। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने काल से मिलने की कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयनकक्ष राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए काल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि तुम्हें काल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। फिर राजा ने सोचा, कैसे पता करूं पंडित सत्य बोल रहा है या झूठ। तब वही राजा का याद आ गया कि पड़ोसी राज्य का राजा उनका मित्र है। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह संपूर्ण सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी।
राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज पंडित को एक सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए सूत के धागे में फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया गया। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। कोई भी प्राणी कितना कोशिश कर ले, लेकिन भगवान जो लेखा है वह होकर रहेगा। इसलिए भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल दिबांशु सक्सेस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।